शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक गांव में सोनम अपने बूढ़े पिता रामचंद्र के साथ रहती थी। सोनम के पिताजी रामचंद्र एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। सोनम की मां बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग चली गई थी। उसी दिन से रामचंद्र ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था। सोनम के सिर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे, जिस कारण गली मोहल्ले वाले उसे बहुत चिढ़ाते थे। कोई भी उसे प्यार या दोस्ती नहीं करना चाहता था, परंतु सोनम के पिता उसे कभी भी इस चीज की कमी नहीं महसूस होने देते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक रामचंद्र की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल भर्ती करवाना पड़ता है। रामचंद्र की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, इसीलिए सोनम जल्दी से फोन करके उनके मित्र सोमनाथ को बुला लेती है। सोमनाथ अपने मित्र की ये खबर सुन दौड़ा चला आता है, परंतु जब तक सोमनाथ हॉस्पिटल आता है तब तक उसका मित्र रामचंद्र उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार चुका था। आई एम सॉरी, अब रामचंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर सोनम और सोमनाथ बहुत दुखी होते हैं। अब सोनम बेसहारा हो गई थी। सोनम पहले ही अपने टकले होने की वजह से लोगों के ताने सुनती रहती थी, परंतु पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद सोनम पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। कुछ देर बाद सोमनाथ सोनम के हाथों उसके पिता का अंतिम संस्कार करवा देता है और सोनम को अपने साथ अपने घर ले आता है। राहुल की माँ, ये सोनम है मेरे दोस्त की बेटी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने ये सोचा है कि हम इसका विवाह अपने इकलौते बेटे राहुल से कर देते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है ना? ये टकली गंजी हमारे घर की बहू बनेगी? नहीं, मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है। राहुल की माँ, मैंने अपने दोस्त रामचंद्र को जुबान दे दी है और मैं यही चाहता हूँ कि सोनम हमारे घर की बहू बने। शुरुआत में तो निर्मला शादी के लिए तैयार नहीं होती, परंतु बाद में जब सोमनाथ उसको सोनम के पिताजी की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं तो वो पैसों के लालच में सोनम को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कोई बात नहीं, अब आप इस बेचारी को यहाँ ले आए हैं तो इसे अपने घर में जगह दे देती हूँ। इतना कहकर निर्मला वहाँ से अपने बेटे के कमरे में चली जाती है। राहुल की माँ निर्मला जब ये सारी बात जाकर राहुल को बताती है, राहुल सोनम के बारे में सुनकर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो उसे अपने घर में भी नहीं रखना चाहता था। अरे मेरे लाल, कौन कह रहा है हम इस लड़की से तेरी शादी करा रहे हैं? एक बार ये शादी हो जाए फिर आसानी से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे और उसकी जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लेंगे। अरे हाँ माँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। इसके पिता की करोड़ों की जमीन जायदाद हम अपने नाम करवा लेंगे और उसे कूड़े के ढेर में फेंक आएंगे। इस तरह निर्मला और राहुल आपस में बहुत देर तक बात करते हैं और अंत में जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद सोनम और राहुल की एक साथ हंसी खुशी से शादी हो जाती है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो राहुल और निर्मला सोनम का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे अच्छा अच्छा खाने पीने को भी देते हैं। सोनम कुछ ही दिनों में इस परिवार में घुल मिल गई थी और अब से अपने पिताजी की याद नहीं आती थी। परंतु एक दिन, ये लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाया कर। सुबह सुबह अपना ये गंजा टकला चेहरा मेरे सामने लेकर आ गई। अब पता नहीं पूरा दिन कैसे गुजरेगा। मम्मी जी, वो आज मैं जल्दी उठ गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा चाय बना दूं। अरे ठीक है, ज्यादा एहसान मत जता। देख, तूने तो चाय भी अपनी तरफ बदसूरत बना लाई है, जिसे देखते ही उल्टी आ जाए। सोनम को अपनी सासू माँ की बातें बहुत बुरी लगती है, परंतु वो उन्हें कुछ नहीं बोलती और सर नीचा करके चली जाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपने पिता की तस्वीर के आगे बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पिताजी, सुना आपने आज किस तरह से मम्मी जी ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया। मुझे आज तक लोगों ने मेरे बालों को लेकर बहुत भला बुरा कहा, परंतु मुझे उनका बुरा नहीं लगा। लेकिन जब आज आंटी जी ने मुझे मनहूस कहा तो मुझसे रहा नहीं गया। पिताजी, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ सोनम बहुत जोर जोर से रो रही होती है। दूसरी तरफ राहुल की एक कॉलेज की सहेली और राहुल मिलकर सोनम को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। यार स्वीटी, अब मैं एक और दिन भी उस टकली गंजी के साथ नहीं रह सकता। माँ ने कहा था वो कुछ दिनों बाद उसे रास्ते से हटाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा देंगे, परंतु पता नहीं वो किस दिन का इंतजार कर रही है। तू कुछ प्लान बना और इससे रास्ते से हटा, ताकि हम दोनों माँ से कहकर लव मैरिज कर सके। हाँ राहुल डार्लिंग, मैंने इस बारे में कुछ सोचा है, बस मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। तभी राहुल के पास उसकी माँ आती है। मेरे पास तुम्हारे और सोनम के लिए मूवी की टिकट है, तुम दोनों एक साथ मूवी देखने जाओ। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस गंजी टकली से पीछा छुड़ाने की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे उसके साथ मूवी देखने के लिए भेज रही हो। शांत हो जाओ राहुल, अभी तुमने मेरी पूरी बात कहाँ सुनी। ये 2 टिकटें पीवीआर सिनेमा की है, जो कि शहर में है। तुम अपने साथ उस मनहूस को शहर ले जाओ और जो रास्ते में एक गहरी नदी है वहाँ तुम उसे उलझा कर रखना। कभी पीछे से आकर मैं उसे नदी में धक्का दे दूंगी। इसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राहुल अपनी माँ का ये प्लान सुनकर खुश होता है
और जल्दी से वो टिकट ले लेता है। इस तरह अपने प्लान के मुताबिक राहुल मूवीज की टिकट लेकर सोनम के पास किचन में जाता है। अरे सोनम, मेरे पास मूवीज की कुछ टिकट है, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? क्यों नहीं राहुल, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इस तरह कुछ देर बाद सोनम और राहुल मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। शहर का रास्ता जंगल की ओर से गुजर रहा था। सोनम और राहुल बहुत देर तक चलते जा रहे थे। तभी बीच में राहुल बोलता है, अरे सोनम, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है, चलो पास की नदी से पानी पी लेते हैं। इतना कहकर सोनम और राहुल नदी किनारे पहुंच जाते हैं। तभी राहुल सोनम को बातों में लगा देता है। तभी पीछे से निर्मला उसे नदी में धक्का देती है। सोनम को तैरना नहीं आता है, वो नदी में आगे तक बह जाती है। ये देख राहुल और उसकी माँ को बहुत खुशी होती है और जल्दी से दौड़कर घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक परी जो आसमान से गुजर रही होती है, नेहा की मदद करती है और उसे बचा लेती है। सोनम, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैंने देखा किस तरह वो दोनों तुम्हें इस नदी में धक्का देकर मारना चाहता था। वो तो मैंने सही समय पर तुम्हारी जान बचा ली, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। मुझे बताओ, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बाद सोनम परी को अपनी सारी दास्तां बताती है। परी सोनम की दुख भरी कहानी सुनकर उसे जादुई सुनहरी बाल देती है। ये जादुई सुनहरे बाल है। इन जादुई सुनहरे बालों की मदद से तुम्हें अपनी जरूरत का कोई भी सामान मिल जाएगा। सबसे पहले तुम इन जादुई सुनहरी बाल की मदद से अपने लिए घर मांगना और फिर कभी वापस उन लोगों के घर मत जाना। धन्यवाद परी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। सोनम ऐसा ही करती है और एक खाली जगह में जाकर उन जादुई सुनहरे बालों की मदद से अपने लिए एक घर मांग लेती है। सोनम उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अब सोनम उन जादुई बालों को अपने सर पर लगा लेती है, जिसकी मदद से वो बहुत सुंदर और आकर्षक लगने लगती है। कुछ दिनों बाद राहुल जब सोनम को देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता और राहुल को सोनम से प्यार हो जाता है। परंतु सोनम जानती थी कि राहुल एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए वो राहुल को अपना सच बता देती है और उसे ठुकरा देती है। इस तरह राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने ऊपर पछतावा करता है। गुनगुन और साहिल अपने पिता के लाडले बच्चे थे। उनके पिता सुरेश उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन अचानक सुरेश की कंपनी को काफी नुकसान होता है, जिस कारण से उन्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए लोन लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ समय तक साहिल की कंपनी घाटे में ही रहती है, जिस कारण से उसकी कंपनी दिवालिया हो जाती है। इस बात का सदमा साहिल को लग जाता है और उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। गंगा, मुझे लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। मेरी जाने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखना, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देना। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। सब कुछ दिवालिया हो चुका है। तुम कोई रोजगार देकर मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आप अभी अस्पताल में हैं, डॉक्टर आपका चेक कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अपने मुंह से ऐसी कड़वी बातें मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अगले दिन ही सुरेश की मृत्यु हो जाती है। सुरेश के ऑफिस के कुछ लोग जैसे तैसे करके सुरेश के परिवार वालों और कुछ रिश्तेदारों को एकत्रित करते हैं और उन सभी की मौजूदगी में सुरेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सुरेश के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सुरेश का घर और बाकी की प्रॉपर्टी सब कुछ नीलाम हो जाती है, जिसके बाद गंगा को एक छोटे से किराए के घर में अपने दोनों बच्चों को रखना पड़ता है। बुरे वक्त में कोई भी गंगा की मदद नहीं करता है, सभी लोग उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। सही कहते थे आप, जब तक आप जिंदा थे तब तक लोग हमें इज्जत देते थे, लेकिन आपके जाने के बाद सभी लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सचमुच आज मुझे विश्वास हो गया है, जब तक किसी व्यक्ति के पास पैसा रहता है तभी तक उसकी इज्जत होती है और उसकी अहमियत होती है। लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक दिन बहुत ही अच्छी बिजनेसमैन बनकर दिखाऊंगी। गंगा की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। जो पैसे उसके पास होते हैं वो उनसे किराए का घर ले लेती है, जिस कारण से अब उसके दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि उसके पास देने के लिए फीस नहीं होती। अगले दिन सुबह सुबह गंगा काम की तलाश के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर भटकने के बाद गंगा को एक अच्छे से शोरूम के अंदर कैशियर की जॉब मिल जाती है। गंगा पढ़ी लिखी होती है, जिस कारण से उसको आसानी से काम मिल जाता है। 1 महीना गंगा शोरूम में मेहनत के साथ काम करती है। धीरे धीरे करके गंगा की गाड़ी पटरी पर आने लगती है। उसके घर की स्थिति पहले से काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन शोरूम की मालकिन सरस्वती बोलती है, गंगा, तुम कल से काम पर मत आना। लेकिन मालकिन, आप मुझे अचानक ऐसे काम से क्यों निकाल रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी गलती में सुधार करूंगी। गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे काम से ना निकालिए। गंगा, तुमने कोई गलती नहीं करी है। दरअसल ऐसा है कि अब हमारा शोरूम
दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर आने से मना कर रही हूँ। लेकिन मालकिन अब मैं क्या करूँगी, मेरे घर की रोजी रोटी कैसे चल पाएगी। आप मुझे कहीं और काम पर लगा दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके स्कूल की फीस कैसे दे पाऊंगी। अभी कुछ महीनों बाद ही तो मेरे घर की तंगी सही हुई है। गंगा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें बता दिया हमारा शोरूम कहीं और शिफ्ट हो रहा है, अब तुम अपने लिए काम ढूंढ लो। इतना बोलकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है। गंगा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। थोड़ी देर बाद गंगा उदास मन से अपने घर आती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी गुनगुन उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ, आज आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? बेटा, मेरा शोरूम किसी और शहर में शिफ्ट हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं काम कैसे ढूंढूंगी, घर का राशन कैसे चलेगा। माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो खाना खाकर सोते हैं। दोनों भाई बहन अपनी माँ के साथ खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गंगा अपनी बेटी गुनगुन से बोलती है, बेटा तुम दोनों स्कूल चली जाओ, मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर गंगा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में उसकी बहुत पुरानी सहेली आरती मिलती है और वो बोलती है, क्या बात है गंगा, कहाँ इतनी हड़बड़ी में जा रही हो? अरे गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? बस कुछ नहीं, मैं गोल्ड की चेन खरीदने आई थी, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है और तेरी हालत कैसी हो रखी है? क्या करूँ आरती, मैं तेरी तरह अमीर नहीं हूँ, तुझे तो पता है मेरी हालत कैसी है, इसीलिए तू मुझे चिढ़ा रही है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ऐसा बोलकर गंगा काम की तलाश के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे पूरे दिन में कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद गंगा निराश मन के साथ घर आ जाती है और घर आकर अपने पलंग पर बैठ जाती है। तभी उसका बेटा बोलता है, क्या हुआ माँ, आज आप काम से जल्दी आ गई? अपने भाई की आवाज सुनकर गुनगुन बाहर आती है और बोलती है, लीजिए माँ, पानी पी लीजिए। माँ निराश मत होइए, आपको जल्दी काम मिल जाएगा। जैसे ही वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं, अगली सुबह सबसे पहले उठकर गंगा राशन देखती है। आज तो मुझे कोई न कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा, मेरे घर में राशन नहीं है, मैं अपने बच्चों को कल क्या खिलाऊंगी। ऐसा सोचकर गंगा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन फिर भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश मन के साथ आज भी घर लौट आती है। टेंशन के मारे वो खाना नहीं खाती और अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और खुद पूरी रात अपने बच्चों के सिरहाने पर बैठकर मायूसी से रोती है और अपनी आवाज बाहर नहीं आने देती और वो आत्महत्या करने का मन बना लेती है। अगले दिन सुबह सुबह बिना कुछ बताए किसी को वो नदी किनारे चली जाती है और बोलती है, अब मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी हूँ, मेरे पास तो मेरे बच्चों को खिलाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं है। मैं बहुत ही बदकिस्मत माँ हूँ जो अपने बच्चों को 2 समय का खाना नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है और मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू इतनी बड़ी गलती किस वजह से कर रही है? तुम्हें पता है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। लेकिन अम्मा जी मैं क्या करूं, जिंदा रह के कौन सा मैं अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मैं पहले शोरूम में काम किया करती थी, लेकिन उनका शोरूम कहीं और शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरे पास जो रुपए पैसे बचे थे वो सब खर्च हो गए, लेकिन अब तो मेरे पास न राशन है और न ही कोई काम। मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी हूँ। अब आप ही बताइए, मैं खुदकुशी ना करूँ तो क्या करूँ? बस इतनी सी बात, पहले तो मुझे अपने घर ले चलो। बुढ़िया अम्मा गंगा की घर की हालत देखकर दंग रह जाती है और निराश होकर बोलती है, सचमुच ये लोग बहुत गरीब हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी। चलो गंगा, तुम मेरे साथ चलो। बुढ़िया अम्मा गंगा को अपने साथ घर ले जाती है और वहाँ जाकर बुढ़िया अम्मा अपनी संदूक से एक जादुई सोने का लहंगा निकालती है और गंगा को देते हुए बोलती है, गंगा ये एक जादुई सोने का लहंगा है, साथ में जादुई सोने का घड़ा। जादुई सोने के लहंगे की मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। जादुई सोने के घड़े को तुम जमीन में गाड़ देना और हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, जिसके बाद तुम्हारा घर एक बड़े आलीशान घर के रूप में बदल जाएगा। बुढ़िया अम्मा का धन्यवाद कर गंगा वहाँ से अपनी जादुई सोने का लहंगा और जादुई सोने का घड़ा लेकर घर जाती है। बुढ़िया अम्मा के कहे अनुसार जादुई घड़े को गंगा एक खाली जगह पर गाड़ देती है, क्योंकि पहले वाला घर गंगा का किराए का होता है। घर को गाड़ते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर प्रकट हो जाता है। गंगा के बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और तीनों हंसी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर गंगा जादुई सोने के लहंगे से बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मांगती है। इतना कहते ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। सभी लोग बड़े ही मजे से खाना खाते हैं, जिसके बाद गंगा अपना एक अच्छा सा ढाबा खोल लेती है। जब इन सब की खबर गंगा की दोस्त आरती को लगती है तो इन सब का पता लगाने के लिए एक दिन गंगा का पीछा करती है और उसके घर तक जाती है। वहाँ जाकर आरती खिड़की से सब कुछ देख लेती है और चुपके से गंगा के घर में घुस जाती है और जादुई सोने का लहंगा चुराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जादुई सोने के लहंगे से पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देख आरती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आरती के चिल्लाने की आवाज सुनकर गंगा और उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं।
गंगा में तुम्हारा जादुई सोने का लहंगा चोरी करने आई थी, लेकिन इसको हाथ लगाते ही इसमें से पत्थर निकलने लगे। कृपया करके तुम इस पत्थरों को रोक दो, मुझे बहुत जोरों से लग रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। गंगा को आरती के ऊपर दया आ जाती है और वो जादुई सोने के लहंगे से बोलकर पत्थरों को निकलने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद आरती 9-2-11 हो जाती है। इस तरह गंगा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए गरीबी से निकल जाती है और वो हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।